मेज पर रखे टेलीफोन की घंटी बजती है। फोन के पास बैठा एक आदमी चोंगा उठाता है। फोन करने वाला पूछता है, रेमंड शॉ प्लीज। उधर से जवाब आता है, दिस इज ही। और फिर दूसरी तरफ से आवाज आती है, रेमंड व्हाई डोंट यू पास द टाइम बाय प्लेइंग अ लिटिल सॉलिटेयर। और इसके बाद फोन करने वाला कॉल काट देता है और जिसने फोन रिसीव किया था उस शख्स ने कॉल रखने के बाद सामने रखी ताश की गड्डी उठाई, यंत्रवत तरीके से चुपचाप ताश के पत्तों को मेज पर फैलाने लगा। उसकी नजरें एक खास पत्ते को ढूंढ रही थी। वो पत्ता था ईंट की बेगम। क्या मतलब था इस पत्ते का? क्या ये सिर्फ ताश का एक पत्ता था या कुछ और? अगर आपने 1962 में आई कल्ट फिल्म दी मंचूरियन कैंडिडेट देखी हो तो आपको इसका जवाब पता होगा। वो ताश का पत्ता क्वीन ऑफ डायमंड फिल्म के पात्र रेमंड शॉ का ट्रिगर था। ये वो औजार था जिसके मार्फत उसके हैंडलर्स रेमंड के दिमाग का स्विच ऑन करते थे, उससे अपने ऑर्डर्स फॉलो करवाते थे, हत्याएं करवाते थे। पर यह तो फिल्म थी। क्या असलियत में किसी का ब्रेन वॉश करना मुमकिन है? क्या इंसानी दिमाग को रीप्रोग्राम किया जा सकता है? इन सवालों का संदर्भ जुड़ा है चीन से। वो अपने निरंकुश शासन को मजबूत करने के लिए छोटे बच्चों के दिमाग से खेल रहा है, ब्रेन वॉश कर रहा है, जासूसी करवा रहा है। ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा कार्यक्रम दुनियादारी। शुरुआत भाई साहब उसी फिल्म के जिक्र से करते हैं जिसकी कहानी अभी अभी सुनाई, दी मंचूरियन कैंडिडेट। इसकी थीम क्या थी? कोरियन युद्ध। कहानी यह थी कि कोरिया में युद्ध लड़ रहे अमेरिकी सैनिकों की एक टुकड़ी पर हमला होता है। दुश्मन उस अमेरिकी प्लाटून को कैद करके उन पर मनोवैज्ञानिक प्रयोग करते हैं, हिप्नोटाइज करके उनके दिमाग को वश में कर लेते हैं। और इसी माइंड गेम के सहारे चीन एक अमेरिकी सैनिक को अपना स्लीपर एजेंट बनाता है, उसे अमेरिकी राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी की हत्या के लिए प्रोग्राम करता है। यह फिल्म आधारित थी 1959 में आई रिचर्ड कोंडोन के नॉवेल पर। फिल्म 1962 में रिलीज हुई और रिलीज के एक बरस के भीतर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या हो गई। कैनेडी की हत्या की थी एक भूतपूर्व मरीन ऑफिसर ली हार्वे ओसवाल्ड ने। ओसवाल्ड 3 साल सोवियत यूनियन में रहा। उसकी पत्नी रशियन थी। क्या मंचूरियन कैंडिडेट के फिल्मी पात्र रेमंड शॉ की तरह ओसवाल्ड भी दुश्मन का मोहरा था? क्या मंचूरियन कैंडिडेट से प्रेरित होकर उसने कैनेडी की हत्या की? कैनेडी की हत्या के बाद ऐसे सवाल खूब उठे और इसके चलते दी मंचूरियन कैंडिडेट एक स्टिग्मा बन गई। पर क्या ये शंकाएं निराधार थी? क्या सैनिकों के दिमाग को बस में करना मुमकिन है? जवाब के लिए कोरियन युद्ध की ही एक और मिसाल देता हूं। युद्ध के दौरान उत्तरी कोरिया और चाइनीज फोर्सेस ने कई अमेरिकी सैनिकों को बंदी बनाया। जंग खत्म होने के बाद अमेरिका ने अपने इन युद्धबंदी सैनिकों से जुड़ा एक अनुमान जारी किया। इसके मुताबिक हर 7 में से एक अमेरिकी युद्धबंदी ने दुश्मन से हाथ मिला लिया था। चीन ने उनके दिमाग को यूं काबू किया कि 21 अमेरिकी सैनिकों ने तो अपने देश लौटने से इनकार ही कर दिया। 40 अमेरिकी सैनिकों ने कहा, अब हम कम्युनिस्ट हो गए हैं। कोरियन युद्ध खत्म होने के 2 साल बाद 1955 में अमेरिकन आर्मी ने इससे जुड़ी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जिसका शीर्षक था POW, प्रिजनर ऑफ वॉर, द फाइट कंटिन्यूज आफ्टर द बैटल। इस रिपोर्ट के लिए अमेरिकन आर्मी ने करीब 4000 अमेरिकी युद्धबंदियों से विस्तार में पूछताछ की। इनके दिए जवाबों से पता चला कि चीन ने उन सैनिकों पर मनोवैज्ञानिक प्रयोग किए थे, उनके दिमाग को इस तरह मैनिपुलेट किया कि अमेरिकी सैनिकों ने खुद अपने देश पर जैविक हमले करने का आरोप लगा दिया। दिमाग वश में करने का ये कथित चाइनीज हथकंडा कहलाया ब्रेन वॉशिंग। ये शब्द इजाद करने का श्रेय जाता है एडवर्ड हंटर नाम के एक अमेरिकी पत्रकार को और उनके दिए इस टर्म का संबंध है चीन से। 1949 में माओ के गुट को चाइनीज सिविल वॉर में जीत मिली। इस घटना को कहते हैं चीन की क्रांति। इस चीन की क्रांति के दौरान कई यूरोपियंस चीन में फंस गए थे। वो माओ द्वारा चलाए गए प्रोपेगेंडा तंत्र के चश्मदीद थे। क्रांति के बाद के दिनों में एडवर्ड की इनमें से कई यूरोपियंस से बात हुई। उन्होंने माओ के तौर तरीकों पर बात करते हुए एक शब्द बार बार इस्तेमाल किया, क्लींजिंग ऑफ माइंड, यानी दिमाग का शुद्धिकरण। इसी विषय पर 1951 में एडवर्ड हंटर की लिखी एक किताब आई जिसका नाम था ब्रेन वॉशिंग इन रेड चाइना, द कैलकुलेटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ मेन्स माइंड्स। माना जाता है कि इसी किताब ने अंग्रेजी भाषा को ब्रेन वॉश शब्द दिया। क्या लिखा था एडवर्ड की किताब में? इसमें बताया गया था कि माओ का चीन किस तरह से लोगों के दिमाग में कम्युनिस्ट विचारधारा को बिठाता है, उन्हें री एजुकेट करके अपना समर्थक बनाता है। अंग्रेजी में री का मतलब अगेन यानी
फिर से। री एजुकेट करने का मतलब किसी व्यक्ति को नए सिरे से सिखाना और पढ़ाना। माओ का री एजुकेशन प्रोग्राम असल में एक प्रोपेगेंडा कैंपेन था। आप स्लेट जानते हैं, उस पर लिखे को मिटाकर आप जितनी बार चाहें नए अक्षर लिख सकते हैं। ऐसा ही था माओ का री एजुकेशन प्रोग्राम। इसमें इंसान का पहले का सीखा पढ़ा ज्ञान, उसकी अर्जित समझ, इसको समझिए कि मिटा दिया जाता। उस पर माओवादी विचारधारा के नए संस्कारों की मनचाही कलई चढ़ा दी जाती। इसके लिए मनोवैज्ञानिक तरीकों के अलावा साम दाम दंड भेद जैसी कूटनीति भी इस्तेमाल की जाती। इस री एजुकेशन कैंपेन का मकसद था आबादी को अपना अंधभक्त बनाना, ताकि वो पार्टी और उसके नेताओं से कभी सवाल न करें, कभी बगावत न करें, जो कहा जाए आंख मूंद कर माने और सुप्रीम लीडर के निर्देश को अपना धर्म समझें। माओ के इस री एजुकेशन प्रोग्राम की प्रेरणा थी शी नाओ। अब ये क्या चीज़ है? शी नाओ एक पुराना चाइनीज शब्द है जिसका मतलब होता है वॉशिंग द ब्रेन, यानी दिमाग को धो देना। और इसी से जुड़ा एक और शब्द है च्वे शी। इसका मतलब होता है सीखने का अभ्यास। 1949 की क्रांति के बाद माओ के बनाए तंत्र में इन दोनों शब्दों यानी शी नाओ और च्वे शी की बहुत अहमियत थी और इन्हीं के मार्फत चीन के नागरिकों को माओइज्म में कन्वर्ट किया जाता था। इन प्रोग्राम्स के बारे में बताते हुए टाइम मैगजीन ने अक्टूबर 1951 में एक लेख लिखा था। क्या था उसमें? लोगों की सोच पर कंट्रोल करने की इस प्रक्रिया के ही चलते चीन के पास ऐसी सेना है जो कभी बगावत नहीं करती। इसी प्रक्रिया के चलते चीन की युवा पीढ़ी काले को सफेद मानने के लिए तैयार बैठी है। रेड चाइना में च्वेशी से ज्यादा अहम कुछ भी नहीं। लेखक, एक्टर, कलाकार, पत्रकार, सैनिक, सरकारी कर्मचारी, ट्रेड यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता, किसी को भी ये ट्रेनिंग पूरी किए बिना काम करने की इजाजत नहीं है। माओ के इस मास ब्रेन वॉशिंग प्रोग्राम का बहुत बड़ा फोकस बच्चों और युवाओं पर था, क्योंकि उनके दिमाग को कैद करके कम्युनिस्ट पार्टी भविष्य के नागरिकों को गुलाम बना सकती थी। इसीलिए माओ ने टारगेट किया स्कूलों और विश्वविद्यालयों को। देश में 6 यूनिवर्सिटीज को रिवोल्यूशनरी यूनिवर्सिटीज का नाम दिया गया। और यहाँ होता क्या था? यहाँ छात्रों को 4 मुख्य कैटेगरीज में बांटा जाता था। क्या थी ये कैटेगरी? पहली, विदेश से लौटे छात्र और ऐसे बच्चे जिनके परिवार विदेश में रहकर आए हों। दूसरी, क्रांति से पहले के ऐसे नौकरशाह और शिक्षक जिनका ब्रेन वॉश कर दिया गया हो। तीसरी, ऐसे कम्युनिस्ट जिनके भीतर माओ की विचारधारा को और मजबूत किए जाने की जरूरत है। और चौथी, ऐसे टीनेजर्स और युवा जिनमें शासक वर्ग को अपने हिसाब की प्रतिभा दिखती हो। ये कैटेगरीज क्यों थी? ताकि टारगेट ग्रुप के हिसाब से ट्रेनिंग को डिजाइन किया जा सके। किस पर कितना ध्यान देना है, उनके बैकग्राउंड को देखते हुए किन चीज़ों का अतिरिक्त ध्यान रखना है, ये तय किया जा सके। नौकरशाह और शिक्षकों वाली श्रेणी इसलिए थी ताकि ठोक बजाकर ये पक्का किया जा सके कि वो पूरी तरह कन्वर्ट हुए हैं या कसर बाकी है। अब जानिए कि इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया क्या जाता था। एक विस्तृत ब्रेन वॉशिंग कोर्स चलता था, आमतौर पर 1 साल का सिलेबस। यहाँ लाए गए छात्र पाठ्यक्रम पूरा होने से पहले बाहर नहीं जा सकते थे। कोर्स की शुरुआत में खूब खटाया जाता, भूख से कम खाना दिया जाता, आराम की छूट नहीं होती। सुबह 5:30 बजे जगने से लेकर रात के 10 बजे तक वो यंत्रवत काम करते थे। उन्हें रोजाना कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा की तारीफ वाले लेक्चर सुनाए जाते थे। सभी छात्रों को अपने परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों की पूरी डिटेल्स और उनकी आदतें बतानी होती थी। इसके अलावा उन्हें ग्रुप डिस्कशन में बिठाकर अतीत में किए गए कथित गुनाहों पर पछतावा करने, रोने और माफी मांगने को कहा जाता था। फिर हर छात्र करीब 50,000 शब्दों में अपनी थीसिस लिखकर जमा करता था। इस थीसिस में पैदाइश से वर्तमान की सारी चीजें बताने को कही जाती। छात्र तुलना करते हुए लिखते कि इस री एजुकेशन प्रोग्राम से पहले वो क्या थे और अब ये प्रोग्राम अटेंड करने के बाद किस तरह उनका नया जन्म हुआ। छात्रों से बार बार ये थीसिस रीराइट करने को और इसे परफेक्ट बनाने को कहा जाता। आपको बचपन का एक अभ्यास याद है? जब स्पेलिंग की गलती करने पर मास्टर साहब एक ही शब्द को 10 बार लिखने को कहते थे, तब तक लिखवाते थे जब तक शब्द रट ना जाए। ऐसी ही थी ये एक्सरसाइज। सत्ता उन छात्रों के मन में मनचाही चीजें पक्की करना चाहती थी, उनके दिमाग को हमेशा के लिए हाईजैक करना चाहती थी। पाठ्यक्रम के आखिर में सभी छात्रों की परीक्षा होती और पास करने वाले नौकरी और जमीन पाते, फेल होने वाले फिर से कोर्स अटेंड करते। और ऐसा नहीं कि परीक्षा पास कर ली तो आज़ाद हो गए। आपको थीसिस का कॉन्सेप्ट याद है, जिसमें छात्रों से उनके कथित गुनाहों का ब्यौरा लिखवाया जाता। परीक्षा पास होने के बाद आगे की पूरी जिंदगी वो थीसिस तलवार बनकर उनके सर पर लटकती, जैसे उन्होंने गुनाहों का कबूलनामा करके किसी सरकारी तंत्र को जमा कर दिया हो। और सत्ता को कभी उनकी निष्ठा पर शक होता तो इसी थीसिस के आधार पर उन्हें निशाना बनाया जाता। पर क्या माओ का बनाया ये सिस्टम माओ के साथ खत्म हो गया? नहीं,
ये व्यवस्था चाइनीज प्रोपेगेंडा सिस्टम के फाउंडेशन स्टोन्स में से एक है और अब भी बदस्तूर चल रही है। आपने शिनजियांग प्रांत में चलने वाले चाइनीज यातना शिविरों के बारे में सुना होगा। चीन उन्हें री एजुकेशन कैंप कहता है। वो क्या है? बड़े स्तर पर चलाया जा रहा ब्रेन वॉशिंग कैंपेन। और उन कैंप में सबसे ज्यादा खिलवाड़ होता है बच्चों के साथ। जबरन माता पिता से अलग किया जाता है, सरकारी सेंटर पर मैनिपुलेट कर रखा जाता है। छोटी सी उम्र में वो एक सरकारी पिट्ठू तोता सिपाही बन जाते हैं। उन्हें माता पिता के खिलाफ कर दिया जाता है, उनकी भाषा संस्कृति छुड़वा दी जाती है। चीन की गवर्नमेंट उन्हें जैसे एक कठपुतली में तब्दील कर देती हो। अब आता है वो सवाल कि हम आज ये सब क्यों बता रहे हैं। इसकी वजह है हांगकांग। आज 30 जून 2021 है। आज से ठीक एक साल पहले चीन ने हांगकांग में लागू किया था एक खूंखार कानून जिसका नाम था नेशनल सिक्योरिटी लॉ। क्या है ये कानून? एक पंक्ति में समझिए तो ये हांगकांग को गुलाम बनाने का क्रूर औजार है। इसके सहारे चीन ने हांगकांग में लोकतंत्र की आवाजों को कुचल दिया, मीडिया की आजादी छीन ली। इसका एक चर्चित उदाहरण है एप्पल डेली। ये प्रो डेमोक्रेसी अखबार था। इसके एडिटर को फर्जी केस चलाकर कैद कर दिया गया। इतना तंग किया गया कि अखबार एप्पल डेली को बंद करना पड़ा। आपने अंग्रेजी की कहावत सुनी होगी, माई वे और द हाईवे। हांगकांग की यही गत बना दी गई है। नेशनल सिक्योरिटी लॉ लागू होने के बाद वहां चीन के विरुद्ध जाने का विकल्प नहीं बचा। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोगों के बुनियादी अधिकार खत्म कर दिए गए हैं। मसलन इस कानून का एक प्रोविजन सुनिए। अगर प्रदर्शन के दौरान ट्रैफिक की आवाजाही जरा भी प्रभावित हुई तो इसे आतंकवादी गतिविधि माना जाएगा। ऐसा करने वालों को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। ऐसे और भी कई तानाशाही प्रावधान हैं। इनका मकसद है नागरिकों को इतना आतंकित करना कि वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की सोच भी ना सके। नेशनल सिक्योरिटी लॉ लागू होने के बाद पिछले एक साल में हांगकांग को जैसे पुलिस स्टेट बना दिया गया हो। हांगकांग की डेली लाइफ चाइनीज सरकार के प्रति निष्ठा दिखाने के प्रतीकों से भर गई है। मसलन वहां अब अधिकारी रोजाना दाहिना हाथ आगे करके सत्ता के प्रति निष्ठा जताते हैं। सरकारी कर्मचारियों को वफादारी साबित करते हुए शपथ पत्र जमा करना होता है। जो ऐसा नहीं करते उनकी नौकरी चली जाती है। हांगकांग में पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड थ्योरी पर अमल हो रहा है। चीन लोगों को केवल डरा नहीं रही, लालच भी दे रही है कि निष्ठावान रहोगे, आर्थिक लाभ पाओगे, उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा। मसलन चीन का एक सरकारी बैंक है, बैंक ऑफ चाइना इंटरनेशनल। उसने हांगकांग में एक बड़े ओहदे के लिए वैकेंसी निकाली और उम्मीदवारों की पात्रता में एक शर्त उनका देशभक्त होना भी था। और देशभक्त मतलब चीन की अंधभक्ति। हाल ये है कि हांगकांग में कई मकान मालिक देशभक्ति नाप कर अब मकान किराए पर देने लगे हैं। चीन ने हांगकांग में कई हॉटलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं। ये नंबर जनता से मुखबिरी कराने का जरिया है। नागरिकों से कहा जाता है सतर्क रहें, आसपास कोई भी चीन विरोधी गतिविधि दिखे हॉटलाइन पर शिकायत करें, औरों को शिकायत करने वालों को प्रेरित करें औरों को शिकायत के लिए, और आपको अगर आप ऐसा करते हैं तो गुड सिटीजन माना जाएगा। इस चक्कर में 6 महीने के भीतर हॉटलाइन पर लाखों कॉल आ चुके हैं और इन कॉल्स के आधार पर लोगों को चिन्हित और दंडित किया जा रहा है। अब आपको बता दिया कि लाखों कॉल आ रही हैं तो एक आध उदाहरण भी दे देते हैं। एक घटना इसी हफ्ते की है। 28 जून को हांगकांग पुलिस ने एक 37 साल के आदमी को गिरफ्तार किया। उसने अपने घर की दीवार पर लिबरेट हांगकांग लिखा एक पोस्टर चिपकाया था। एक पड़ोसी ने हॉटलाइन पर इसकी शिकायत की और अब राजद्रोह का मुकदमा चल रहा है। राजद्रोह का मुकदमा कुछ सुना सुना लग रहा है क्या? इन सब के साथ साथ चीन हांगकांग में ब्रेन वॉशिंग कैंपेन भी चला रहा है। इसके निशाने पर हैं बच्चे और युवा। चीन इनके दिमाग में अपने संस्कार प्लांट करना चाहता है ताकि आने वाली पीढ़ियां पार्टी हित को अपना हित माने, पार्टी लाइन से हटने का ख्याल भी ना आए। और इसके लिए चीन क्या कर रहा है? हांगकांग में चीन की कठपुतली सरकार है जिसने पिछले दिनों पाठ्यक्रम से जुड़े नए दिशा निर्देश जारी किए। इसके तहत सिलेबस को प्रो चाइना बनाया गया। शिक्षकों को निर्देश दिए गए बच्चों को देशभक्त बनाए। 48 वॉल्यूम की किताबों का खास सेट जारी किया गया जिसका नाम है माई होम इज इन चाइना। शिक्षकों को यह भी निर्देश कि बच्चों को केवल चीन के बारे में सकारात्मक चीजें बताई जाएं, इतिहास और भूगोल का ज्ञान चीन सम्मत हो। मसलन ये पढ़ाया जाए कि समूचा साउथ चाइना सी चीन का संप्रभु हिस्सा है, ताइवान भी चीन का अभिन्न अंग है, जबकि ये दोनों बातें गलत हैं। खबरों के मुताबिक इस कोर्ट से नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जैसी हस्तियों को भी हटा दिया गया ताकि बच्चों को आंदोलन की प्रेरणा न मिले। इस नए पाठ्यक्रम में बच्चों के दिमाग को रोबोटिक ट्रेनिंग भी दी जा रही है। उनके भीतर क्रिटिकल थिंकिंग, सवाल पूछने के संस्कार खत्म किए जा रहे हैं। देखिए भाई साहब, सवाल पूछना भी मुश्किल है। हमारे देश में ऐसा नहीं होता है ना? खैर, इस नए कोर्स पर टिप्पणी करते हुए हांगकांग की एक टीचर ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया, अब मुझे पढ़ाने में डर लगता है, पता नहीं मेरे स्टूडेंट्स या उनके माता पिता मेरी कहीं किस पंक्ति की शिकायत कर दें। मैं अब क्लास में बच्चों को चीन के बारे में केवल पॉजिटिव ही बताती हूँ। ये शिक्षा देना नहीं है, ये एक तरह की ब्रेन वॉशिंग है।
और ऐसा नहीं कि ये प्रोपेगेंडा तंत्र बच्चों को चाइनीज एजेंडा सिखाने तक ही सीमित हो। चीन बच्चों का ब्रेन वॉश करके उन्हें अपना खबरी भी बना रहा है। परिवार पर नजर रखने की ट्रेनिंग दी जा रही है। परिवार के लोग क्या बात कर रहे हैं, बच्चों से इसकी नियमित रिपोर्ट ली जाती है। बच्चों से माँ बाप की जासूसी। सोचिए बच्चे बड़े होकर कैसे नागरिक बनेंगे। क्लास में, दफ्तरों में लोगों के बीच आगे निकलने की होड़ है। चीन ने अपने यहाँ नागरिकों के बीच इस होड़ का संस्कार डाला। हर कोई खुद को ज्यादा देशभक्त, ज्यादा निष्ठावान दिखाना चाहता था। इस चक्कर में एक बड़ी आबादी सरकार की इन्फॉर्मर बन गई। लोग 2400 घंटे एक दूसरे पर नजर रख रहे हैं। सरकार का काम आसान, लोकतंत्र, आज़ादी, स्वतंत्रता और जो अधिकार है नागरिकों के वो मुश्किल। चाइनीज सरकार ने अपने हित सुरक्षित करने के लिए पहले मेनलैंड चाइना और अब हांगकांग को एक बड़ी प्रयोगशाला में तब्दील किया है, क्योंकि उनके लिए नागरिक मनुष्य नहीं, पार्टी के हितों में खपाया जाने वाला ईंधन भर है। यह था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियां। पहली सुर्खी ब्राजील से। उसने भारत के साथ हुई कोवैक्स की डील को रोक दिया। ये डील करीब 2,500 करोड़ रुपए की थी। इसके तहत ब्राजील भारत बायोटेक द्वारा बनाए गए कोवैक्सीन की करीब 2 करोड़ डोज खरीदने वाला था, लेकिन इस डील पर भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता के आरोप लग रहे हैं। इनको लेकर राष्ट्रपति बोल्सोनारो पर उंगलियां उठ रही हैं। इसी के चलते फिलहाल डील सस्पेंड हो गई। दूसरी सुर्खी दक्षिण अफ्रीका में बसे देश एस्वाटिनी से है। ये अफ्रीका का आखिरी देश है जहां एब्सोल्यूट मोनार्की की व्यवस्था है। बीते कुछ दिनों से यहाँ निरंकुश राजशाही के खिलाफ जन प्रदर्शन हो रहे हैं। मास प्रोटेस्ट की रिपोर्ट्स के बीच खबर आई कि राजा मसवटी तृतीय देश छोड़कर भाग गए, लेकिन कार्यकारी प्रधानमंत्री थेम्बा मासुकू ने इन खबरों का खंडन किया। एस्वाटिनी देश की ज्यादातर आबादी गरीबी रेखा के नीचे है, लेकिन राजा आलीशान ढंग से रहते हैं। गरीबी नहीं झलकती उनकी। 15 पत्नियां हैं, सब अलग अलग महलों में रहती हैं और रईसी का खर्च जनता पर लाद दिया जाता है। जनता को ऐसे राजा को धर के तदेड़ लेना चाहिए। तदेड़ने का मतलब ऐसे पछियाना, ऐसे दौड़ाना कि भागे भागे गत न मिले। बुंदेली भाषा का शब्द है। आज की दुनियादारी में इतना ही। दुनिया की खबरें बताएंगे, पर जहां अपनी जमीन है, अपना लोक है, उसको कैसे भूल जाएंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।